नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। आप @ग्रामीण ज्ञान धारा नाम से यूट्यूब पर इस चैनल को सर्च कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे 1919 के एक्ट के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए गए? ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसके तहत क्या किया गया? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का विस्तार किया गया। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के तहत की गई? भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत, जिसे मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए गए और इसका विस्तार कर ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और प्लस यूरोपियों, इनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल 1919 के एक्ट के तहत बनाए गए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? ऑप्शन ए, न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण। ऑप्शन बी, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। ऑप्शन सी, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियां। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। क्वेश्चन 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। क्योंकि 1919 के एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई और विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया। किसमें? स्थानांतरित और आरक्षित। तो ये दो भागों में विभाजित कर दिए गए। तो केंद्रीय सरकार की अधिकारिता किसमें थी? आरक्षित विषयों में। और प्रांतीय सरकार की स्थानांतरित विषयों में अधिकारिता थी। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? ए 1930, बी 1934, सी 1945, डी 1947। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन 1945 में हुआ था। तो सही उत्तर होगा सी, 1945। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने स्टेटमेंट नंबर 1, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया। स्टेटमेंट नंबर 2, प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ किया। स्टेटमेंट नंबर 3, भारत में संघीय शासन प्रणाली का आरंभ किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी केवल 1 और 2। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। तो 1919 के एक्ट के तहत क्या क्या किया गया? केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना। तो दोस्तों, हमें पता है यह कथन सही है। 1919 के एक्ट के तहत केंद्र में 2 सदन प्रारंभ किए गए, एक
राज्य परिषद और दूसरी विधान परिषद। ये दो सदन केंद्र में आरंभ किए गए। प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ, तो प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया गया, ये भी सही है। भारत में संघीय शासन प्रणाली का आरंभ, ये 3 नंबर गलत है, ये 1935 के एक्ट के तहत किया गया था। तो सही उत्तर होगा डी, केवल 1 और 2। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम किसके अधीन आरंभ किया गया? ए मार्लेमिंटो सुधार, बी मोंटेग्यू फोर्ड सुधार, सी साइमन आयोग योजना, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। सही उत्तर क्या होगा? आपको मिलते हैं 10 सेकंड। इसका सही उत्तर होगा बी मोंटेग्यू फोर्ड सुधार, यानी भारत शासन एक्ट 1919, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम आरंभ किया गया। कहां पर? प्रांतों में। कहां पर किया गया? प्रांतों में। जबकि केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किस एक्ट के तहत किया गया? 1935 के एक्ट के तहत। यह डिफरेंस आपको पता रहेगा ना, कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना। ऐसा लिखा हो प्रांतों में द्वैध शासन या सर्वप्रथम द्वैध शासन, तो 1919 के एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत? 1919 के एक्ट के तहत। और केंद्र में द्वैध शासन 1935 के एक्ट के तहत। और केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, यह भी 1919 के एक्ट के तहत शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। सही उत्तर क्या होगा? आपको मिलते हैं 10 सेकंड। दोस्तों मैं आपको इसका उत्तर पीछे बता चुका हूं। सही उत्तर होगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? स्टेटमेंट नंबर 1, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 2, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। स्टेटमेंट नंबर 3, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल ए, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन। तो दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के एक्ट के तहत शुरू किया गया था। सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, तो दोस्तों मुसलमानों के लिए नहीं किया गया था 1919 के एक्ट में। तो 2 गलत है। किसके लिए किया गया था? यूरोपियों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों के लिए। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, तो 3 भी सही होगा। तो 1 और 3 सी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1961 का एक्ट, 1917 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1915 का एक्ट। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। तो दोस्तों ये पहले बता चुका हूं, केंद्र में 2 सदन 1919 के एक्ट के तहत आए थे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया?
ए न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, बी केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, सी भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियां, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं पीछे पूछ चुका हूं, आशा करता हूं आप इसका सही जवाब देंगे। तो आपको मिलते हैं इसके लिए 10 सेकंड। दोस्तों मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि प्रांतों में शक्तियों का विभाजन कर आरक्षित एवं स्थानांतरित विषय कर दिए गए थे। तो सही उत्तर होगा इसका बी केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम के अंतर्गत, बी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, सी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, डी 1947 के अधिनियम के अंतर्गत। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। तो दोस्तों सही उत्तर होगा बी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था। ए मार्लिमेंटो सुधार पर, बी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर, सी रेमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड पर, डी नेहरू रिपोर्ट पर। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। दोस्तों बड़ा ही आसान क्वेश्चन, भारत सरकार 1919 एक्ट मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर लाया गया था। इसे हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के अधीन गठित की गई। ए दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बी दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें, तो याद रखना आंशिक उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की गई थी 1919 के एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई द्वैध शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक ने परिवर्तन के लिए संस्तुति की। ऑप्शन ए मुड्डीमैन समिति, ऑप्शन बी सप्रू समिति, ऑप्शन सी साइमन आयोग, ऑप्शन डी बटलर आयोग। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए मुड्डीमैन समिति। 1920 में इसका गठन किया गया था और इसने 1919 की एक्ट के तहत जो द्वैध शासन व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन के लिए संस्तुति की। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। ए प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, बी स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, सी एक और बी दोनों, डी उपयुक्त सभी गलत हैं। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए और स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, ये 1919 के एक्ट के प्रस्तावना की मुख्य बातें थी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रकाशन कब हुआ। ए 1909 में, बी 1919 में, सी 1935 में, डी 1918 में। कब हुआ था। तो दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1918 में। और एक्ट पारित कब हुआ था,
1919 में। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा लागू किए गए द्विशासन के बारे में कौन सा कथन एक सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह केंद्र तथा प्रांतीय स्तर पर दोहरी शासन व्यवस्था थी। बी, प्रांतीय विषय आरक्षित तथा स्थानांतरित विषयों में विभाजित किए गए थे। सी, राज्यपाल विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से मंत्री नियुक्त करता था। डी, राज्यपाल के पास बहुमत के निर्णय का प्रत्यादेश करने की शक्ति थी। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसके बारे में देखते हैं एक एक स्टेटमेंट से। डी, राज्यपाल के पास बहुमत के निर्णय का प्रत्यादेश करने की शक्ति थी, गवर्नर। तो यह कथन एकदम सत्य है। सी, राज्यपाल विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से मंत्री नियुक्त करता था। तो सही बात है, गवर्नर जो विधान परिषद का निर्वाचित सदस्य था उसमें से एक मंत्री नियुक्त करता था। सी सही है। बी, प्रांतीय विषय आरक्षित तथा स्थानांतरित विषयों में विभक्त किए गए थे। तो यह कथन भी सही है, प्रांतीय विषय का विभाजन कर प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। ए, यह केंद्र तथा प्रांतीय स्तर पर दोहरी शासन की व्यवस्था थी। ए गलत है। तो हमें क्या पूछ रखा है कि कौन सा स्टेटमेंट 1900 एक्ट के तहत सही नहीं है? तो ए, तो राइट आंसर होगा ए। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, प्रांतीय विषय का केंद्रीय विषयों से पृथक करने के लिए जिस अधिनियम में पहली बार सांविधिक नियम बनाए गए वह था? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। सही उत्तर होगा इसका भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव 1919 की क्या प्रमुख अनुशंसा थी? प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण। बी, प्रांतीय विधानसभा को पूर्ण शक्ति। सी, शक्तियों का अधिकतम विकेंद्रीकरण। डी, केंद्र में कोई भी उत्तरदायी सरकार नहीं। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। दोस्तों इसकी क्या अनुशंसा थी? सही ऑप्शन होगा ए, प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण। प्रांतीय विधानसभा को पूर्ण शक्ति प्रदान की गई थी क्या? नहीं, पूर्ण शक्ति प्रदान नहीं की गई थी। शक्ति का अधिकतम विकेंद्रीकरण भी नहीं किया गया था। केंद्र में कोई भी उत्तरदायी सरकार नहीं। तो यह भी कथन गलत होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत की गई। ए, 1892 में भारत परिषद अधिनियम द्वारा। बी, 1919 के मार्लो मिंटो सुधार द्वारा। सी, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। डी, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। तो दोस्तों इसका उत्तर मैं पहले बता चुका हूं, सी, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ए, 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा। बी, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा। सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। डी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। आपको बता चुका हूं,
2 सदन बनाए गए थे, राज्य परिषद और विधान परिषद कहां पर? केंद्र में। किस एक्ट के तहत? 1919 के एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? ए सामाजिक सुधार, बी शैक्षिक सुधार, सी पुलिस प्रशासन में सुधार, डी सांविधिक सुधार। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। इसका सही उत्तर होगा सांविधिक सुधार। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव सांविधिक सुधार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित यानी रिजर्व्ड और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए, यानी रिजर्व्ड विषय कौन से थे? 1 नंबर न्याय प्रशासन, 2 नंबर स्थानीय स्वशासन, 3 नंबर भू राजस्व, 4 नंबर पुलिस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 1 3 4, ऑप्शन डी 1 2 4। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। इसका सही जवाब होगा न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन आरक्षित था। स्थानीय स्वशासन आरक्षित नहीं था। भू राजस्व आरक्षित था। पुलिस आरक्षित थी। तो 1 3 4 ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए गए? ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बी भारत परिषद अधिनियम 1909, सी भारत शासन अधिनियम 1919, डी भारत शासन अधिनियम 1935। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। यह प्रश्न मैं पहले करवा चुका हूं, देखते हैं आपको याद है क्या। दोस्तों सही उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। इसके तहत भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों प्लस यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित किए गए। तो याद रखना, मुस्लिमों के लिए 1909 के एक्ट के तहत, इसका विस्तार कर भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए 1919 के एक्ट के तहत पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। और एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लिए और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण 1935 के एक्ट के तहत किया गया। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1909 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपयुक्त में कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न 2। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। सही उत्तर क्या होगा देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। क्या यह कथन सही है? दोस्तों यह कथन गलत है। 1919 के एक्ट के तहत सीमित मताधिकार प्रदान किए गए और यह भी किस आधार पर किए गए? कर, शिक्षा और संपत्ति, इस आधार पर वोटिंग राइट दिए गए। इसमें महिला पुरुष का जिक्र नहीं किया गया, तो इसके अंदर दोनों शामिल थे, तो कथन एक गलत। बी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया।
पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित 1935 के एक्ट के तहत की गई थी, तो कथन 2 सही होगा। तो सही उत्तर होगा केवल 2 बी। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो इस बात की जांच करेगा कि अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा तथा भारतीय उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति हुई। लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा समय पूर्व ही इस आयोग को नियुक्त कर दिया गया। इसके क्या कारण थे? ए, जन आंदोलन से कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से सरकार आशंकित थी। बी, सरकार स्वयं राज्यों के सदन में गतिरोध की स्थिति को समाप्त करना चाहती थी। सी, सरकार भारत में संवैधानिक सुधार के प्रति जागरूक थी। डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? ये किस बारे में पूछ रहा है? 1919 के एक्ट के तहत 10 वर्ष बाद यानी 1929 में एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की बात कही गई, लेकिन 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में इस आयोग का गठन कर दिया गया, जिसका नाम क्या था? साइमन आयोग। इसके गठन के पीछे कारण क्या था, यह पूछ रखा है। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा ए, जन आंदोलन से कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से सरकार आशंकित थी। नहीं, गलत। सरकार स्वराज्यों के सदन में गतिरोध की स्थिति को समाप्त करना चाहती थी। नहीं, गलत। सरकार भारत में संवैधानिक सुधार के प्रति जागरूक थी। नहीं, गलत। इसमें से कोई नहीं। डी सही होगा। लिबरल पार्टी आने वाली थी 2 साल बाद में, तो कंजर्वेटिव पार्टी को यह डर था कि इसमें भारतीय समर्थकों को शामिल कर दिया जाएगा इस आयोग में, तो इसलिए इन्होंने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन आयोग की नियुक्ति कर दी। और इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसका विरोध किया गया और लाला लाजपत राय इस विरोध में शहीद हो गए। साइमन गो बैक के नारे इसी कमीशन के विरोध में लगे थे। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, 1919 के भारत शासन अधिनियम के परिणाम स्वरूप शुरू हुई द्वैध शासन प्रणाली के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रणाली का जन्मदाता सर लियोनेल कार्टिस थे। इस प्रणाली के अंतर्गत सभी विषयों को 2 भागों केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में विभाजित कर दिया गया। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न 2। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, इस प्रणाली के जन्मदाता सर लियोनेल कार्टिस थे। किसके? द्वैध शासन प्रणाली के, जो 1919 में शुरू की गई। तो स्टेटमेंट 1 सही है। इसके जन्मदाता लियोनेल कार्टिस थे। इस प्रणाली के अंतर्गत सभी विषयों को 2 भागों केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय इसमें विभाजित किया गया था। क्या? गलत। ध्यान रखना, इसे रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड 2 प्रकार के विषयों में विभाजित किया गया था, यानी आरक्षित और स्थानांतरित। तो सही उत्तर क्या होगा? केवल 1 ए। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1919 किस प्रकार भारत शासन अधिनियम 1935 से अलग था? स्टेटमेंट नंबर 1, भारत शासन अधिनियम 1919 में सिखों, भारतीय ईसाइयों और यूरोपियों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किए गए थे, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनुसूचित जातियों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किए गए। स्टेटमेंट नंबर 2, भारत शासन अधिनियम 1919 में फेडरल न्यायालय की स्थापना के प्रावधान किए गए थे, जबकि भारत शासन अधिनियम 1935 में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान किए गए थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न 2। आपको मिलते हैं 10 सेकंड।
दोस्तों सही उत्तर क्या होगा, देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सिखों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किए गए। ये बात एकदम सही है। अगला भाग देखते हैं स्टेटमेंट का। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनुसूचित जातियों एससी को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किए गए। ये बात भी सही है। तो स्टेटमेंट एक सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 में फेडरल न्यायालय की स्थापना के प्रावधान किए गए। तो दोस्तों फेडरल न्यायालय की स्थापना 1919 के एक्ट के तहत नहीं थी। किस एक्ट के तहत थी? 1935 के एक्ट के तहत स्थापना कब की गई? 1937 में। तो पहला भाग गलत है। और दूसरा, जबकि भारत शासन अधिनियम 1935 में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान 1919 के एक्ट के तहत किया गया था और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1926 में। तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत होगा, केवल एक ए सही होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर स्टेटमेंट, द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया। 2 नंबर, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। 3 नंबर, इसने देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। उपयुक्त में से कौन से सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या होगा? आपको मिलते हैं 10 सेकंड। दिमाग लगाकर जवाब देना। सभी स्टेटमेंट में पीछे बता चुका हूं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। द्वैध शासन प्रणाली आरंभ 1919 के एक्ट के तहत की गई थी। यहां कहां पर की थी? प्रांतों में। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया था क्या? नहीं, इसको क्या कर दिया गया था? विस्तार किया गया था। मुसलमानों से बढ़ाकर ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित किए गए थे। इससे देश में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की गई। सही। प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। सही। तो 1 और 3 सही होगा। सही उत्तर होगा बी, केवल 1 और 3। अगला क्वेश्चन 30 नंबर। भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। बी, इस अधिनियम में वित्त, कानून व्यवस्था आदि कुछ विषय आरक्षित घोषित करके गवर्नर के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखे गए। बी, गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं था। डी, प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। बड़ा ही आसान क्वेश्चन। भारत शासन अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से नहीं जाना जाता है। यह स्टेटमेंट गलत है। और इसमें क्या पूछ रखा है? कौन सा गलत है? तो सही होगा ऑप्शन ए। इस अधिनियम में वित्त, कानून और व्यवस्था आदि कुछ विषय आरक्षित घोषित करके गवर्नर के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखे गए। सही बात है। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद पर विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं था। यह कथन भी सत्य है। प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया। यह भी कथन सत्य है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें आपको बताना है वायसराय कौन था और भारत सचिव कौन था। क्या आप में से कोई बता सकता है? दोस्तों मोंटेग्यू क्या थे? भारत सचिव थे। और चेम्सफोर्ड क्या थे? वायसराय थे। बड़ा कौन होता था? भारत सचिव। तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? भारत सचिव का मोंटेग्यू, और बाद में वायसराय का चेम्सफोर्ड। इसी प्रकार मार्ले क्या थे? भारत सचिव। और मिंटो क्या थे? वायसराय। 1919 के एक्ट के लगभग प्रश्न हो गए और आपको टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। मुख्य मुख्य बातें क्या थी इस 1919 के एक्ट में? मुख्य बातें थी द्वैध शासन प्रारंभ कहां पर? प्रांतों में। प्रत्यक्ष चुनाव
की शुरुआत सीमित मताधिकार, इसका मताधिकार का आधार क्या था? कर, संपत्ति, और तीसरा क्या था आप बताएंगे क्योंकि मैं आपको पीछे बता चुका हूं। इसके अलावा केंद्र में दो सदन यानी द्विसदनीय व्यवस्था, दो सदन कौन से थे नीचे कमेंट में बताना। और विधान परिषद के सदस्यों में विस्तार, प्रांतीय विषय में आरक्षित स्थानांतरित। रिपोर्ट का प्रकाशन 1918 में, एक्ट लाया गया 1919 में। इसे अन्य नाम से किस नाम से जाने जाते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट 1919, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। द्वैध शासन केंद्र स्तर पर, तो केंद्र स्तर पर नहीं लगा था 1919 के एक्ट के तहत, 1919 के एक्ट के तहत प्रांत स्तर पर लगा था, केंद्र स्तर पर 1935 के एक्ट के तहत लगा था। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे हम 1935 के एक्ट के PYQ के साथ। जय हिंद, जय भारत।